हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस के ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे आज मौके रहेंगे, कौन कौन से डेटास पे हमारी नज़र रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि द रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया विल किक ऑफ द सेंट्रल बैंक बोनेंजा दिस वीक, अनाउंसिंग इट्स डिसीजन ऑन ट्यूसडे। यानी कल आपका रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। और अनलाइक इट्स मेजर peers, the Reserve Bank of Australia has not yet embarked on a rate cutting cycle, as policymaker remains wary about inflation despite the recent decline। जैसे कि इसके और जो साथी बैंक हैं कौन कौन से, जैसे बैंक ऑफ कनाडा है, स्विस नेशनल बैंक है, अमेरिका का आपका फेडरल रिजर्व है, सब लोगों ने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा बैंक था जिसने पूरे साल में इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं किया। ठीक है। उसके बाद अनिता जी, मेरे इस पे प्लीज आप ये मत लिखिए। ठीक है। गवर्नर मिशेल बुलक साहब ने बोला कि इन्फ्लेशन अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है और हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि 2026 से पहले आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस होना चाहिए। जब तक इन्फ्लेशन ऊपर के लेवल पे रहेगा, हायर लेवल पे रहेगा, तब तक हम लोग इंटरेस्ट रेट को ऊपर के लेवल पे रखेंगे। ठीक है। जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लोग हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई अप्रैल 2025 से पहले इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं होना चाहिए। और इसी कारण आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर आज सुबह से तेजी आई हुई है, क्योंकि ये बात तो कंफर्म हो गया कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने वाले। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ साथ ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें अभी स्ट्रांगनेस बनी हुई है? न्यूजीलैंड डॉलर। अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर देखोगे तो उसमें भी एक अच्छी खासी तेजी आपकी मार्केट के अंदर बनी हुई है। अब जनरली होता क्या है कि ये जो दोनों करेंसी पेयर हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये डॉलर डिपेंडेंट है। डॉलर डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि अभी अगर आप देखोगे तो डॉलर में आज सुबह से थोड़ी सी नमी आई है। नमी मतलब थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग कह लो या थोड़ी सी एक हल्कापन कह लो, ये थोड़ा सा एक नीचे की तरफ आया है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर में एक अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिली। दूसरा, जनरली होता क्या है कि इतनी बढ़त देखने को नहीं मिलती है। उसका कारण रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी जो कल आने वाली है, जिसमें बाजार के जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उनको ये बात पहले ही पता लग गई कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने वाला, जिसके कारण वो ईयूडी को सुबह से ही काफी स्ट्रांग लेवल पे बनाए हुए रखे हुए हैं। ठीक है। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी का जो कल डेटा है, उसके अलावा आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की नज़र रहेगी ट्रेडर्स की नवंबर के एम्प्लॉयमेंट नंबर्स पे, जो कि थर्सडे को आने वाला है। थर्सडे को आपका नवंबर के एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आएंगे। तो अगर ये भी स्ट्रांग होते हैं तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। फिर आज आपका चाइना का सीपीआई पीपीआई डेटा था, तो उसका इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि चाइना का एक बहुत अच्छा संबंध है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड जितना भी है ऑस्ट्रेलिया का वो चाइना डिपेंडेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया चाइना में कुछ भी होता है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे उसका जरूर फर्क आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका बैंक ऑफ कनाडा की वेनेसडे को मॉनेटरी पॉलिसी है। और बैंक ऑफ कनाडा एक ऐसा सेंट्रल बैंक है अमंग दी वर्ल्ड जिसने इस साल में 4 बार इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया है। इसके कारण आपने देखा होगा कि कैनेडियन डॉलर काफी महीनों से वीक चल रहा है। ठीक है। ये फिफ्थ टाइम है जब कैनेडियन बैंक ऑफ कनाडा की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है दिसंबर में। और इसमें भी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी या जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई है? प्रॉब्लम ये आई है कि जो हेडलाइन नंबर्स हैं आपके अक्टूबर मंथ के, यानी जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं आपके अक्टूबर मंथ के, और जो जॉब मार्केट है या जॉब नंबर्स हैं आपके, वो थोड़े से अच्छे आ गए। अब अगर मैं गवर्नर होता तो मैं ये देखता कि यार जॉब मार्केट में थोड़ा सा सुधार आ रहा है, इन्फ्लेशन भी ऊपर आ रहा है, और हमने ऑलरेडी 4 बार इंटरेस्ट रेट साल में रिड्यूस कर दिया है, तो दिसंबर को हमें छोड़ देना चाहिए, हमें थोड़ा सा मार्केट को समय देना चाहिए और इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेस्टिंग कम्युनिटी की बात भी होती है कि बड़े बड़े जो मार्केट प्लेयर्स हैं
जो इकोनॉमी को चला रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो। तो हो सकता है कि उनको खुश करने के लिए 50 नहीं तो 25 बेसिस पॉइंट ये रिड्यूस कर दे। लेकिन उसका भी देखो फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जो आपके यूएस प्रेसिडेंट साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उन्होंने धमकी दे दी कनाडा को कि भैया मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा दूंगा, जितना भी तुम्हारा इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। तो अगर लॉन्ग टर्म में बात की जाए तो कैनेडियन डॉलर वीक है। लेकिन अगर मैं 1 या 2 दिन की बात करता हूँ, तो अगर ये 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होता है, अभी आप समझो कि कितना रिड्यूस होने जा रहा है, 50 बेसिस पॉइंट। मार्केट क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है, 50 बेसिस पॉइंट। लेकिन मार्केट को मिल गया कितना, 25 बेसिस पॉइंट। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा रिड्यूस होता है तो उस करेंसी के लिए नेगेटिव होता है। लेकिन अगर कम रिड्यूस हुआ तो ये जो नेगेटिव चीज है ये किस में बदल जाएगी, पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर बदल जाएगी। तो क्या होगा, कैनेडियन डॉलर 1 या 2 दिन की तेजी पकड़ सकता है यहाँ से। तो कैनेडियन डॉलर ने अगर 1 2 दिन की तेजी पकड़ी तो यूएसडी कैड नीचे आ जाएगा, एनजेडी कैड नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर कैनेडियन डॉलर वीक ही रहने वाला है, क्योंकि आपका जो 25% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो वो एक नेगेटिव रहेगा करेंसी के लिए। ठीक है। फिर आते हैं हम फेडरल रिजर्व के ऊपर। अब फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है वो 17 से 18 दिसंबर को है। और वो इस डायलिमा में है कि हम इन लोग इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करें या ना करें। अगर वो लोग इन्वेस्टर की आंखों में देखते हैं तो उनको दया आ जाती है, अरे यार इनको रिड्यूस कर देते हैं इंटरेस्ट रेट को, ये बेचारे काफी टाइम से परेशान हैं, कर देते हैं। लेकिन अगर वो डेटा को देखें तो कहते हैं जी डेटा तो हमें बता नहीं रहा इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने के लिए। अभी नॉन फॉर्म पेरोल डेटा निकला था आपका फ्राइडे को, बहुत जबरदस्त निकला था, बहुत अच्छा निकला था। तो क्यों इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करें। अब ये जो पजल है, इसका जो आखिरी पीस है वो आपका सॉल्व होगा वेनेसडे को। कब सॉल्व होगा, वेनेसडे को सॉल्व होगा आपका। वेनेसडे को आपका सीपीआई नंबर्स है। सीपीआई नंबर है नवंबर मंथ का। ठीक है। अगर ये डेटा इंक्रीज होके आ गया आपका, तो ये 100% प्रोबेबिलिटी बनाएगा कि आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस ना हो, आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस ना हो। क्योंकि भैया अगर महंगाई दर बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आपके ढंग के आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने की। तो चांसेस यार देखो, मेरे को अभी भी ये लग रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने वाला और डॉलर यहाँ से तेजी पकड़ने वाला है। लेकिन फिर भी अगर 1% चांस मैं लेता हूँ कि सीपीआई डेटा अगर नेगेटिव आ गया, तो 101% ये 25 बेसिस पॉइंट आपका रिड्यूस होगा और डॉलर यहाँ से भी थोड़ा सा वीक होगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म में डॉलर तेज है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर एक वीकनेस ये पकड़ सकता है। फिर आपका स्विस नेशनल बैंक, स्विट्जरलैंड के नेशनल बैंक है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी। अक्टूबर के अंदर नया इनका चेयरमैन अपॉइंट हुए मार्टिन स्किल्जेल साहब। पहले थे थॉमस जॉर्डन साहब। तो थॉमस जॉर्डन साहब के कार्यकाल के अंदर 3 बार इंटरेस्ट रेट इन्होंने इस साल में रिड्यूस किया है। लेकिन जब मार्टिन साहब आए तो मार्टिन साहब ने क्लियरली बोला कि भाई हम भी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, इकोनॉमी के हालात अभी अच्छे नहीं है। हालांकि जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो थोड़े से सुधरे हैं, थोड़े से ऊपर गए हैं, लेकिन जितना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं गए हैं, लेकिन ऊपर गए हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है कि ये बहुत ही क्लोज कॉल है कि क्या जो स्विस नेशनल बैंक है 50 बेसिस पॉइंट कट करेगा या 25 बेसिस पॉइंट कट करेगा। तो अगेन थोड़ा सा बोलना मुश्किल है क्योंकि डेटा मिक्स डेटा है। ठीक है ना। 100% हम लोग डिकोड नहीं कर सकते, जैसे कि हमने डॉलर के अंदर आपको क्लियर बोल दिया था कि भैया चांसेस कम है आपके इंटरेस्ट से रिड्यूस होने के। ठीक है, होल्ड करने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो स्विस नेशनल बैंक के केस में, सीएचएफ के केस के अंदर बोलना मुश्किल है। बस इतना हम प्रोडिक्शन कर सकते हैं इसके अंदर कि अगर आपका 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हुआ इंटरेस्ट रेट, तो ये तेज हो जाएगा सीएचएफ, क्योंकि व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 50 बेसिस पॉइंट। ठीक है ना। अगर ये 50 बेसिस पॉइंट हुआ रिड्यूस तो ये नीचे आ जाएगा, नहीं तो ये तेज हो जाएगा क्लियरली। फिर
उसी दिन जिस दिन आपका एसएनबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसी दिन आपका यूरो की मॉनेटरी पॉलिसी भी है। और यूरो के अंदर 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी इस बात को डिस्काउंट कर लिया गया है कि भाई इतना तो रिड्यूस होगा ही होगा। और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, या मार्केट के लोग डिमांड कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करो आप। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई यूरोपियन इकोनॉमी इस वक्त वीक इकोनॉमी बनी हुई है, वहां पे रिन्यूड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है फ्रांस के अंदर और जर्मनी के अंदर। तो हम क्या ऐसा डेटा पॉइंट है जिसकी वजह से आपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करना चाह रहे? क्योंकि देखो, इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस तब होता है जब वहाँ के हालात अच्छे नहीं होते। तो मेरे को कैसे पता वहाँ के हालात अच्छे हैं? क्या मैं रिसेंट में विजिट करके आया हूँ यूरोप? बिल्कुल नहीं। मैंने डेटास देखे। कौन से डेटास देखे मैंने? पीएमआई नंबर्स आते हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स नंबर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के और सर्विसेज डेटा के। दोनों ही नंबर्स आपके क्या थे? वीक थे। तो दोनों नंबर्स जब वीक थे आपके, तो डेफिनेटली इकोनॉमी के अंदर ना तो मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म कर रहा है, ना ही सर्विस सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी वीक इकोनॉमी है। और वीक इकोनॉमी में लिक्विडिटी इम्प्लांट करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना चाहिए। अब देखो, 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन उसके हिसाब से यूरो के अंदर मूवमेंट नहीं आ रही है। क्योंकि जितनी मूवमेंट वीकनेस आनी थी यूरो के अंदर वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है। अब अगर ये रिड्यूस कर भी देंगे तो गलती से शॉर्ट मत कर देना है यूरो को। एक कैंडल नीचे दिखाएगा बेरिश, बाद में तेजी पकड़ लेगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है। हाँ, ये बेरिशनेस कब पकड़ सकता है? जब 50 बेसिस पॉइंट कट हो, तब ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होंगे। उससे पहले इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने वाले नहीं है। ओ सॉरी, उससे पहले यूरो नीचे जाने वाला नहीं है। फिर पाउंड की बात करते हैं। अभी यूके इकोनॉमी के अंदर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि जब से लेबर गवर्नमेंट फोर्स में आई है, उन्होंने जो बजट को लेकर, टैक्स को लेकर और मार्केट में खर्चों को लेकर जब बात करी है, तो वो ये पॉलिसीज क्या बताती हैं कि अगर उन्होंने ये पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया तो इन्फ्लेशन आपका ऊपर आ जाएगा, महंगाई दर ऊपर हो जाएगा, और सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को ऊपर कर देंगी। इंटरेस्ट रेट ऊपर करेंगी तो जीबीपी भी वो आपका ऊपर जाएगा, जिसके कारण आप चार्ट में देख रहे होंगे कि एज कंपैरिजन टू यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी आपका ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा जीडीपी नंबर्स हैं आपके अक्टूबर के, फ्राइडे के दिन। तो अगर जीडीपी नंबर्स पॉजिटिव आते हैं तो ये इस बात के संकेत हैं कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, बल्कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे जिससे जीबीपी आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये आपके फंडामेंटल डेटा थे। अब हम चलते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर। यहाँ पे आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था आपका। नॉन फार्म पेरोल डेटा क्या था? पॉजिटिव था आपके लिए। कितना था? 227 के डेटा था। मार्केट में डेटा पॉजिटिव आया था, जिसके कारण डॉलर के अंदर पहले तो वीकनेस गया। मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, 10 मिनट का। पहले तो देखो ये नीचे आया, ठीक है, और उसके बाद इसने तेजी पकड़ ली। तो ये बात अगर आपको पहले से ही पता करनी हो तो आपको पूरे इनके स्टेटमेंट्स को देखना चाहिए। 2 दिन पहले से ये स्टेटमेंट बाजार में चल रही थी कि अगर नॉन फॉर्म पेरोल डेटा 200 के ऊपर आया तो डॉलर के लिए पॉजिटिव है, डॉलर आपका ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, काफ़ी टाइम से बात चल रही थी। तो जब ये डेटा आया, 227 के आया, तो मैं समझ गया था कि ज़बरदस्ती का नीचे लेकर जा रहे हैं, यहाँ से इसको टर्न अराउंड होना चाहिए। क्या हो गया ये? एक मिनट, कर गया। तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला बाद में, और ये ऊपर जाने लगा। ये इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है यार ये। सुबह से यूज़ करते हैं, थक जाता है क्या रात तक ये? चल रहा है। ये स्लो चलता है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अभी लोड हो रहा है। हाँ, लोड हो गया, ठीक है ना।
तो ये अच्छी खासी तेजी पकड़ी है आपकी। और आज थोड़ा सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को क्यों मिल रही है, क्योंकि बाजार में कहीं ना कहीं इस बात का खबर है कि 25 बेसिस पॉइंट आपका रिड्यूस हो सकता है आपका इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से डॉलर के अंदर एक आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब देखो, डॉलर इंडेक्स की एक खासियत है कि ये बेरिश दिखाता है और फिर अचानक से तेजी पकड़ लेता है, ये ट्रैप करके फिर तेजी पकड़ लेता है। तो इसको अगर समझना है तो ये समझो कि जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होगा तब तक ये वीक नहीं है। अचानक से एक बड़ी कैंडल बनाएगा ये और यहाँ से तेजी पकड़ लेगा ये, ठीक है ना। लेकिन अगर सच में इसमें वीकनेस है तो ये एक बार ये वाला लो टूट जाने दो, फिर इसके नीचे शॉट मारेंगे, क्योंकि फिर ये पुराना जो गैप है, जो गैप छोड़ा हुआ है, ये अब तक फिल नहीं हुआ है, तो गैप भरने के लिए डेफिनेटली नीचे आएगा, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आपका ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब मैं आ जाता हूँ यूरो यूएसडी के ऊपर। जिस दिन नॉन फार्म पेरोल डेटा आया उस दिन यूरो ने 600 के ऊपर ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, 1.0600 के ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है ना। इसका हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी था, यानी ये क्या हुआ, रजिस्टेंस से रिजेक्शन ले गया, ठीक है। तो मेरी भी अभी यही रिकमेंडेशन है कि आप करंट लेवल पे, अभी ये देखो आपको बुलिश कैंडल दिख रहे होंगे, मेरे को बुलिश कैंडल से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं यहाँ पे यूरो यूएसडी को शॉर्ट करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा 630 का। अगर ये स्टॉप लॉस कटा तो यहाँ से डबल से बाय करूंगा, फिर टारगेट रहेगा मेरा 700 का और 750 का। लेकिन अगर ये 630 का मेरा ऐसा नहीं कटा तो ये थोड़ी देर में आपको नीचे मिलेगा 550, एक दो दिन में 500, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एकदम तेजी वाली कैंडल देख के कहते हैं अरे सर ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो बहुत तेजी पकड़ रहा है। लेकिन अगले ही पल वो जब वो मंदी में कन्वर्ट होता है तो लोगों को लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, ये एकदम से मंदी में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो आप कैंडल्स की मूवमेंट के ऊपर मत जाओ, आप स्ट्रक्चर के ऊपर जाओ, आप लॉजिक के ऊपर जाओ। तो लॉजिक क्या बोलता है कि भाई 630 का जब तक ये हाई नहीं ब्रेक होगा तो यहाँ पे इसको शॉर्ट करना मांगता है, यहाँ पे शॉर्ट करो, नीचे आएगा। और अगर नहीं भी, ये रियली में अगर तेज हो गया तो जब इसका हाई टूटेगा तब हम बाय कर लेंगे डबल से, ठीक है ना। तो पूरे वीक के अंदर यही एनालिसिस है कि 630 के ऊपर बाय, 750 तक के टारगेट, और जब तक ये नहीं टूटता यहाँ पे शॉर्ट करो, नीचे 500 तक ये आ सकता है। बस इतनी ही मूवमेंट अभी हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी ऑल टुगेदर स्ट्रांग है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि जितना आज डॉलर को नीचे लाए उतना इसको नीचे नहीं लेकर आए। तो अगर ये 2811 के जो हाई है, फ्राइडे का जो हाई है, अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ये 2900 तक जाएगा। ये वाला जो आज का लो है ये स्टॉप लॉस का आपका काम करेगा। यही इसके अंदर आज का सिनेरियो है। जीबीपी जेपीवाई बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बाय ट्रेड ले सकते हो, ये देखो रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप बाय ट्रेड ले सकते हो, ये 195 तक जा सकता है। ये वाला जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे जबरदस्त ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। एयूडी यूएसडी में देखो बहुत स्ट्रांग जो सपोर्ट है आपका वो ये वाला है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से पहले भी मल्टीपल टाइम पकड़ा है। अब आपको समझदार हो कि ये सपोर्ट अगर टूटा तो मामला खत्म है, ये सपोर्ट अगर होल्ड किया तो एक बार ऊपर जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि सुबह से ही ऊपर जा रहा है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि सुबह से अगर ऊपर जा रहा है एकदम हाई लेवल पे आप बाय करके बैठ जाओ उसको, ऐसा नहीं करना है। देखो सुबह अर्ली मॉर्निंग से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, अर्ली मॉर्निंग से ही ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, डिप आने का वेट करना है, फिर चाहे इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई ट्रेड ले लेना। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ बाई ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि अलग कुछ चमत्कार हो गया, कुछ हो गया और इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया तो भगवान मालिक है, नहीं तो इंटरेस्ट रिड्यूस होने वाला नहीं है और ये तेजी ही पकड़ेगा आपका। यूएसडी कैड मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं समझना, एक तो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ये हाई ब्रेक होते ही ये आपका 4600 तक जाएगा, यानी 400 300 से 400 पिप की रैली देगा। दूसरा सिनेरियो क्या बन रहा है कि यहाँ पे हाई लगाया है इसने 1.4178, यहाँ पे आज हाई लगाया 1.4175, तो ये कंसिडर होता है डबल टॉप पैटर्न। तो यहाँ पे सेलिंग बनती थी, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग भी बनाया था तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सेलिंग बनती थी। और अभी भी अगर ये ऊपर जाता है थोड़ा सा 4150 के आसपास तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। 1.4180 का स्टॉप लॉस लो, टारगेट आपके नीचे तक 3950 तक के टारगेट। अगर ये 1480 तोड़ देता है, क्योंकि जो कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी आपके वेडनेसडे को,
उसके अंदर जरा सा भी ऊपर नीचे कुछ हुआ तो 4180 के ऊपर बाई करना, फिर आराम से बैठे रहना 4600 तक के लिए, 4500 4600 तक बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको ये देगा। ठीक है, तो ये यूएसडी कैड है आपका। यूएसडी सीएचएफ, अब ये देखो इसने कंटिन्यूस वीकनेस बना रखी है। ये 8790 के नीचे जब से नीचे गया है तब से ये ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा है, ये ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, ये इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, अब ये लो अगर टूटा तो डेफिनेटली 8650 तक जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप, वैसे तो देखो मेरी पर्सनल बाइंग, ये वाला जो स्विंग लो है 8700 पे, यहाँ पे मेरी बाइंग है। दूसरी बाइंग मेरी 8600 के आसपास यहाँ पे मेरी बाइंग है। तो दोनों लेवल पे मैं बाय करके आराम से बैठा रहूंगा और ये मूवमेंट देगा। लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मूवमेंट दिया था इसने, जिसका भी इसने यहाँ पे लो तोड़ दिया। तो अब मेरे हिसाब से ये 87 और 8650 तक नीचे गिरना चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया मैटर ही। गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड पे क्यों बाइंग आ रही है सुबह से, इसलिए बाइंग आ रही है कि पीपल बैंक ऑफ चाइना, उसने वापस से आफ्टर ए सर्टेन मंथ रुकने के बाद उसने गोल्ड बाय करना चालू कर दिया है। ठीक है ना, इसलिए आपको सुबह से तेजी आपको नजर आ रही है और कोई कारण नहीं है इसका। अब इस तेजी के अंदर ये 2685 तक जा सकता है, जहां से पहले टर्न अराउंड हुआ था, यहाँ से नीचे गिरा था 2685, और फिर 2695। अगर ये 2695 के ऊपर बंद हो गया टेक्निकली तो यहाँ से बहुत तेज हो जाएगा, और अदरवाइज नहीं तो ये यहाँ से वापस नीचे आने के आसार पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पे दो मेरे दिमाग में बातें आती हैं। पहली बात, ये तो चलो हमें इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली, सुबह अर्ली मॉर्निंग मिल गई थी कि जो पीपल बैंक ऑफ चाइना है वो बाइंग कर रहा है गोल्ड को। ठीक है ना, और अगर आपने आज का न्यूज़ लेटर देखा होगा तो वहाँ भी शायद मैंने लिखा था ये बात, फंडामेंटल न्यूज़ अगर आपने चेक की हो तो वहाँ पर। अब बात एक आती है यहाँ पे कि ये जो चाइना है किस पर्पज से बाइंग कर रहा है, क्या कोई हैजिंग ट्रेड ले रहा है ये, या इसको वास्तव में कहीं यूज है, या किसी सिक्योरिटी का बैकअप के कोलेटरल के रूप में बाई करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो अगर ये लंबे समय के लिए बाइंग करना चाह रहा है तो भाई साहब जो पहले तेजी आपको दिखी थी वही तेजी मिलेगी। अगर ये शॉर्ट टर्म बाइंग कर रहा है केवल 10-15 दिन के लिए, छोटा सा इसको एक ब्लॉक बाई करना है, तो एक बार वो जब खत्म हो जाएगा तो फिर वापस सेलिंग चालू हो जाएगी। तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल अभी तक इस न्यूज़ के बेसिस पे आप बाई ट्रेड ले सकते हो। ठीक है ना, ऊपर ये 2685 2695 जा सकता है, कोई भी डिप मारता है आपका 2660 तक, 2655 तक आप बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करो। आपका स्टॉप लॉस अच्छा वाला तो 2620 है, 2620 के नीचे डेली चार्ट में बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो ये ऊपर आपका तेजी ही पकड़ेगा। मंदी आने वाला नहीं है फिलहाल अभी। तो ये गोल्ड का एनालिसिस है। इसके अलावा क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। क्रूड ऑयल अपना बहुत ही साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे $65 का, ये देखो $65 का सपोर्ट है, ये वाला 65.70 का ये सपोर्ट है, बहुत बढ़िया। तो जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है तो कोई भी डिप आता है बाय करके चलो, इसके अंदर ऊपर नीचे करता रहेगा। लेकिन अभी तेजी भी कोई जल्दी से आने वाली नहीं है इसके अंदर। तो ये साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस। 70 71 71 50 ये सब रेजिस्टेंस है इसके। ठीक है ना। दूसरा मैं बीटीसी के बारे में बता देता हूँ। बीटीसी यूएसडी टेक्निकल ग्राउंड पे एक बार आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे। 1,04,000 का जो हाई लगा है ये स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके 94 92 तक के टारगेट रहेंगे आपके। ओवरऑल बीटीसी स्ट्रांग है। 94 आ जाए बाय ट्रेड लो, 90,000 का एसएल लो, और 1,10,000 से लेकर 1,25,000 तक के ऊपर जा सकता है 3 से 4 महीने के अंदर। तो वहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप और भी कोई करेंसी पेयर चाहते हैं तो मेरे को बता सकते हैं। किसी करेंसी पेयर के ऊपर आप एनालिसिस चाहते हैं, लाइव एनालिसिस चाहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। नहीं तो हम आज नॉन फॉर्म पेरोल डेटा की स्ट्रेटेजी के बारे में देखेंगे, 12 महीने का बैक टेस्ट करेंगे और गोल्ड के ऊपर करेंगे। जीबीपी यूएसडी सर, राजेश सर मैंने बता दिया। ये जो लेवल है आपका 2811 फ्राइडे का जो हाई है, ये हाई ब्रेक करते ही ये 2900 जाएगा, और आज का लो आपका एसएल रहेगा सर आपका। ठीक है ना, ओवरऑल मेरे को स्ट्रांग लग रहा है जीबीपी यूएसडी। लेकिन अगर डॉलर यहाँ से पुशअप करा वापस तो डॉलर पे आप नजर रखना खास तौर से। अगर डॉलर ने
फ्राइडे वाला हाई ब्रेक किया तो ये जीबीपी वापस 2700 2600 के 50 के आसपास आपको मिल जाएगा आपको। तो उस पर जरूर नजर रखना आप। ठीक है ना सर। चलिए दोस्तों, हम नॉन फार्म पेरोल डेटा पे चलते हैं। अब इसको हम डिकोड तो नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे एडवांस कोर्स का पार्ट है क्या नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजी पे मैं आपको बताता हूँ। इसके तीन पार्ट होते हैं नॉन फार्म पेरोल डेटा के। एवरेज आर्ली अर्निंग होता है, नॉन फार्म पेरोल होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट होता है। तीन इसके पार्ट्स होते हैं। अब ये डेटा कैसा आता है कैसा नहीं, हमें कोई भी फोकस नहीं करना है इसके ऊपर। मैं आपको सिंपल प्रोजेक्शन बताऊंगा, उसको फॉलो करना है और पैसे बनाने हैं। महीने में हर फ्राइडे को, पहले हफ्ते के पहले फ्राइडे को ये डेटा आता है आपका। ठीक है ना। सर्दियों में ये डेटा शाम को 7 बजे आता है और गर्मियों में ये डेटा शाम को 6 बजे आता है। अब आपको ट्रेड करना कैसे है, बहुत सिंपल टेक्निक है। गोल्ड पे जाएंगे हम लोग, 30 मिनट्स का चार्ट लेंगे, 30 मिनट का चार्ट लेंगे, और डेटा पे चलेंगे और 12 महीने का बैक टेस्ट करेंगे, और एंट्री क्या है कैसे लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जनवरी 5 से चालू करेंगे और दिसंबर तक का आपको मैं डेटा दिखाऊंगा मैं आपको। तो 5 जनवरी को हम लोग चलते हैं। शाम को 6 बजे डेटा आता है आपका। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे जब मैं अपने कर्सर को लेके जाऊंगा कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा शाम को 7 बजे। यानी आधे घंटे का कैंडल बनता है 7 से 7:30। तो 7 बजे कैंडल का मतलब है कि आपके 7:30 बज चुके हैं इंडियन टाइमिंग जोन के हिसाब से। तो ये 7 बजे जब डेटा आया, तो ये जो उठक पटक आप देख रहे हो, ये जो उठक पटक आप देख रहे हो नॉन फॉर्म पेरोल डेटा की तरफ, ये उस आधे घंटे का मूवमेंट है जब डेटा आया। अब इससे फायदा क्या है, आधे घंटे रुकने से फायदा क्या है कि जो लोग डेटा आने से पहले बाय ऑर्डर्स या सेल ऑर्डर्स लगा के बैठते हैं, वो लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि सर हमने तो इस रेट पे बिड लगाई, उसके ऊपर प्राइजेस चले गए, हमारा तो बाय ट्रेड नहीं हुआ, या हमारा जो बाय ट्रेड हुआ वो एकदम हाई लेवल पे हुआ, जबकि हमने बिल्ड लगा रखे थे नीचे के लेवल पे। ठीक है ना। तो आप ब्रोकर को कोसने लगते हो कि यार ब्रोकर कोई ना कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, मतलब वो बैठा नहीं है ना एक एक आइटम, किसी ने किसी रेट पे लगाया है, 10,000 अकाउंट है तो एक एक अकाउंट पे थोड़ी ना वो लगाएगा वो। कि तो उसमें क्या होता है, ये सर्वर का एक जंप होता है, मतलब मैं आपको कभी समझाऊंगा, ये ऑर्डर जंपिंग सिस्टम होता है, इसमें ऑर्डर जंप मार जाता है। कि मान के चलो कोई चीज 100 रुपए में बेचने के लिए मैं खड़ा हूँ। ठीक है ना। और मेरे को कोई 101 रुपए पे बेचने वाला व्यक्ति मिल गया है। ठीक है, लेकिन मैं उसको ना बेच के सीधे 105 वाले पे को बेच दूंगा। अब आप कहोगे सर 101 पे मेरा रेट था, क्यों नहीं लिया आपने मेरा रेट? भाई मेरे को ज्यादा रेट मिल रहा था, यानी जो बेचने वाला व्यक्ति था वो 100 की जगह मेरे को 105 रुपए का रेट दे रहा था। प्लीज मेरे स्क्रीन पे ना लिखें कृपा करके। ये कौन व्यक्ति है जो लिख रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्डर जंप मर जाते हैं, तो उसके कारण, जंप होने के कारण आपके ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होते। तो उसका सॉल्यूशन मैं निकाल के लेकर आया हूँ कि जब डेटा आता है तो आप आधे घंटे कोई भी ट्रेड मत लो। 7 बजे डेटा आया, कुछ मत लो। इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर अगली कैंडल पे जाता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। केवल 3 पॉइंट का टारगेट रखना है, ज्यादा का टारगेट नहीं रखना। 3 पॉइंट का मतलब होता है गोल्ड के अंदर 30 पिप। ठीक है। और जो लो होता है, लो के नीचे आपको सेल मारना है। अगर आपका बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ। और अगर आपका बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपने बाय किया, सपोज 0.01 आपने बाय किया, और ये 3 पॉइंट नहीं मिले आपको, यहाँ से एक दो पॉइंट मिले और नीचे गिर गए। तो जैसे ही ये कैंडल है इसका लो कटेगा तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे 0.02 और बाय ट्रेड में से एग्जिट कर जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट कर जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई केस आया बीच में तो मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो ये जनवरी 5 का डेटा था आपका। इसका हाई ब्रेक हुआ, बहुत ऊपर मूवमेंट गया, 20 पॉइंट दिया, लेकिन हम 3 पॉइंट लेके निकल गए। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 20 पॉइंट का मूवमेंट था, 3 पॉइंट, तो हर बार ये 20 पॉइंट नहीं देगा।
ठीक है ना। तो आपको मैं ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ जो इतना मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो जनवरी 5 आपको हो गया पूरा। फिर आते हैं आपका February 2। ये आपका 2 फेब का डेटा था। इसका लो लगा 2029। अब देखो यहाँ पे लो कितना लगा, 2027। 3 पॉइंट नहीं मिले। तो इस कैंडल का हाई ये स्टॉप लॉस का काम करेगा। जब तक ये वाला हाई नहीं करता है आप पोजीशन पे बने रहो, अगले दिन देखो नीचे आएगा, प्रॉफिट मिलेगा आपको। फिर March 8 पे आ जाओ आप। 2 महीने निकल गए प्रॉफिटेबल। March 8 पे आ जाओ। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ये देखो ये March 8 है। शाम को 7 बजे डेटा आया, इसका हाई कितना था, 2185.48। और हाई कितना लगा, 2195.23। प्रॉफिट बुक हो गया मार्च में भी। फिर आ जाओ April 5। ये देखो गर्मी के दिन चालू हो गए, शाम को 6 बजे डेटा आया। पूरा कैंडल बनने दो, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा सीधी मूवमेंट। April 5 भी हो गया आपका। May 3। ये आपका 3 मई का डेटा था। पूरा काम होने दो, इस कैंडल का लो कटा। देखो प्रॉफिट बुक कितना अच्छा मूवमेंट दिया। June 7। ये आपको शाम को 6 बजे डेटा आया था जून का। इसका लो था 2313। यहाँ लो लगाया 2287। प्रॉफिट बुक हो गया। तो 6 महीने में एक भी ट्रेड नुकसान का नहीं किया हमारा, 6 महीने बहुत आराम से निकल गए। July 5। ये आपका 5 जुलाई का डेटा है, शाम को 6 बजे डेटा आया। सीधी मूवमेंट, प्रॉफिट मिल गया। August 2। ये 2 अगस्त का डेटा है। 2428 का लो है और अगले कैंडल पे 2410 का लो है। प्रॉफिट बुक हो गया। September 6। ये देखो 6 सितंबर का डेटा है। लो कटा यहाँ पे, सीधी मूवमेंट। प्रॉफिट बुक October 4। ये 4 अक्टूबर का डेटा है। इतना बड़ा मूवमेंट दिया, फिर इस कैंडल का हाई कटा। इसका हाई था 2657.63 और फिर हाई कितना लगाया, 2670। प्रॉफिट बुक हो गया। अब आ जाओ November 1। इस दिन आपका लॉस हुआ और इस दिन आप प्रॉफिट में भी निकले। मैं बताता हूँ कैसे। ये आपका डेटा निकला शाम को 6 बजे। इसका हाई था 2759.89। मैं राउंड फिगर में 2760 ले रहा हूँ। 2760 पे आपने बाय किया। 0.01। अगले कैंडल पे हाई कितना लगाया, 2762.27। ठीक है। फिर जैसे ही इसी कैंडल का लो कटा, इस कैंडल का लो था आपका 2649। ठीक है। बाय कहाँ किया था, सॉरी, इस कैंडल का लो था आपका 2749। 26 नहीं, 2749। तो हमने बाय किया था 2760। लो लगा 2749। कितने पॉइंट का नुकसान, 11 पॉइंट का नुकसान, यानी 110 पिप का नुकसान। फिर यहाँ पे हमने डबल क्वांटिटी 0.02 लॉट बेचा 2749 पे। और यहाँ पे कितना लो लगा, 2734। तो कितने पिप मिल गए मेरे को, कितने पिप मिल गए, 15 पॉइंट। 15 पॉइंट का मतलब कितना मिल गया, 150 पिप का प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे आप समझो कि मैंने डबल क्वांटिटी बेची थी। तो डबल क्वांटिटी में मेरे को अगर केवल 10 पॉइंट भी मिलते, यानी 100 पिप भी मिलते, तो मेरे होते 200 पिप, क्योंकि मेरे पास डबल क्वांटिटी थी। तो मेरा अगर 110 पिप का लॉस कवर हो रहा है और उसके बाद यानी 11 पॉइंट मेरा लॉस कवर हो रहा है और उसके बाद मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, तो मेरे को क्या दिक्कत है। ठीक है ना। तो आपको ये मनी मैनेजमेंट रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। और फिर मैं आपको लेके आऊंगा रिसेंट दिसंबर के डेटा पे। ये देखो, ये आपका फ्राइडे का डेटा था। इसका लो था 2631 और लो लगा 2624। तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट मिल गए, प्रॉफिट बुक हो गया हमारा।
तो ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी है। गेटिंग द पॉइंट। तो 12 महीने में से एक महीने में आपको ट्रेड एडजस्टमेंट करना पड़ा, जिसमें आपको लॉस भी हुआ और प्रॉफिट भी कन्वर्ट हो गया सेम डे के अंदर। और बाकी 11 महीने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई और जबरदस्त प्रॉफिट आपको देखने को मिले। तो ये अगर स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, पेशेंस के साथ अगर आप काम करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉब्लम अगेन वही है कि लोगों को लगता है कि डेली हर एक घंटे में मेरे को ट्रेड मिल जाए, डेली मैं शाम को 6 बजे बैठूं 10 बजे तक पैसा निकाल लूं। तो उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप विदाउट अप्लाइंग योर माइंड अगर ये करना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइज एक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे बेस्ट बात है कि आपको मैं 12 महीने का बैक टेस्ट करके दिखाया है मैंने। वो एक सबसे हाईएस्ट कॉन्फिडेंस लेवल वाली चीज है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ होगा। तो अगर कोई भी क्वेरीज हैं आपके दोस्तों, आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल वाइंड अप दिस सेशन फॉर टुडे। कोई भी अगर क्वेरीज हैं आपके दिमाग में, कुछ भी कुछ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे एडवांस कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में बुलबुल एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। और कि कैसे आप अपने आप को एक फंड मैनेजर के रूप में स्टैब्लिश करेंगे, एक ट्रेडर के रूप में स्टैब्लिश कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प आउट करेंगे उसके अंदर। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर एडवांस कोर्सेज यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन कॉन्टेक्ट द बुलबुल एकेडमी टीम। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपकी कोई भी क्वेरीज नहीं है, मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने में सक्षम रहा। थैंक यू सो मच।